चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विद्यार्थी आईएएस में। अभी तक आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के जीके में काफ़ी कुछ देखा। आज अब आप लोगों को मृदा के बारे में बताएंगे, उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और इस तरह की ट्रिकें भी मिल सकें। चलिए देखते हैं मृदा के बारे में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, छोटा सा टॉपिक होगा। पहले बात करते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम बात करते हैं मृदा का निर्माण कैसे होगा, जो मृदा बनेगी वो कैसे बनती है। तो मृदा का निर्माण होने के लिए दो क्रियाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक अपक्षय और एक विच्छेदित क्रिया। अपक्षय क्रिया क्या होती है? अपक्षय क्रिया होती है अपक्षय, यानी किसी भी कणों का अपक्षय खंड खंड में टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और विच्छेदित होना भी एक तरह से खंड खंड में टूटना ही होता है। तो इन दोनों क्रिया से क्या बनता है? मिट्टी का निर्माण होता है, यानी बहुत सारे कण यानी घास फूस हैं टूट जाते हैं छोटे छोटे कणों में। इसके बाद उसका छोटे छोटे कण के बाद में मिट्टी का निर्माण होता है। तो वही लिखा है आपके पास, मिट्टी वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित या मिट्टी वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित या अपक्षयित खनिजों यानी चट्टानों यानी कार्बनिक के विलयन से निर्मित होने वाला एक परिलक्षित मिश्रण है। ठीक है, परिवर्तनशील क्या है? एक मिश्रण है। और मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार के घटक मिलेंगे। एक खनिज मिलेगा, जैसे बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ। जहाँ तक कि आप जानते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तो होते ही होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, यूरिया जैसे पूछी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद जैविक पदार्थ क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बना के रखते हैं। जैविक पदार्थों मिट्टी को उपजाऊ बना के रखते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है जल। तीसरा इम्पोर्टेंट मिलेगा घटक में जल। इसके बाद वायु नहीं होगी तो पेड़ पौधे का उत्पादन नहीं कर पाएंगे मिट्टी। इसलिए मिट्टी के मुख्य घटक कौन है? वायु, जल, जैविक पदार्थ और खनिज, याद रखेंगे। इसके बाद बात करें, हमने आपको जब जलवायु पढ़ाई थी, जहाँ प्राकृतिक संरचना पढ़ा रहे तो उस समय मैंने बताया था मिट्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलती है। वैसे उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यह जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना के मैदानी भागों में मिलती है। गंगा यमुना के मैदानी भागों में मिलती है। गंगा यमुना के मैदानी भागों में मिलेगी। अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण जलोढ़ मिट्टी, मैंने कहा तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण एक मैंने आपको बताया था, क्षेत्र बताया था, भावर क्षेत्र बताया था, एक तराई क्षेत्र बताया था, भावर क्षेत्र बताया था, एक तराई क्षेत्र बताया था। तो भावर क्षेत्र मैंने कहा था नदियों का विलय, नदियाँ क्या होती हैं उसमें विलीन हो जाती हैं, यानी इसमें समा जाती हैं। तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः निकल आती हैं। तो याद रखेंगे, भावर क्षेत्र में नदियाँ उसमें विलीन हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः निकल आती हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो तराई क्षेत्र में जब नदियाँ प्रवेश करती हैं, भावर क्षेत्र में जब प्रवेश करती है, उसके अंदर से मलबे को लेकर आती हैं, किसी एक स्थान पर छोड़ देती हैं, और वो छोड़ने वाला स्थान है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में मलबा के साथ में क्या होता है? कीचड़ होता है, बालू होता है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। उन सब पदार्थों के मिलने से किसका निर्माण होता है? वही लिखा है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण काप, कीचड़ या बालुओं से होता है। आगे बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है, किस तत्व की प्रधानता नहीं होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में अधिक से अधिक पोटास या चूना मिलेगा। कमी किसकी मिलेगी? फास्फोरस की भी मिलेगी, नाइट्रोजन की भी मिलेगी, और जैविक तत्व या जैविक पदार्थों की भी कमी मिलेगी। याद रखेंगे, जैविक पदार्थों की भी कमी मिलेगी। ठीक है ना। आगे बात करें, अगर हम बात करते हैं आगे देखेंगे, इसके बाद मिट्टी के कुछ दूसरे पार्ट में मिट्टी भारत उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती हैं उसके बारे में भी पार्ट है। तो देखते हैं मिट्टी का उत्तर प्रदेश में पाए जाने का स्थान। तो मिट्टी उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मिट्टी भी मिलेगी,
मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर मिलेगी? मरुस्थल वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में मिट्टी मिलेगी। पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः कहाँ पर मिलती है? मथुरा में भी कभी कभी मिल जाती है, आगरा में भी, और अलीगढ़ में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण या इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। अगर हम बात करें काली मृदा, काली मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगी? जालौन में मिलेगी, झांसी में मिलेगी, ललितपुर में मिलेगी और हमीरपुर में मिलेगी। यानी पश्चिमी और बुंदेलखंड में मिलती है, मुख्यतः पश्चिमी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलती है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी हमने आपको बताई थी जब हमने पढ़ाया था। तो लाल मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद वाले क्षेत्र में मिलेगी, झांसी वाले क्षेत्र में मिलेगी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली वाले, यानी आपके बघेलखंड वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी मिलेगी। बघेलखंड वाले क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बघेलखंड का क्षेत्र में लाल मिट्टी मिलेगी। बघेलखंड वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी मिलेगी। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्यतः मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। अगर हम बात करें जो मृत्तिका मिट्टी होती है, मृत्तिका मिट्टी पूछता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मृत्तिका मिट्टी? तो मृत्तिका मिट्टी में सिर्फ इतना याद रखेंगे, मिश्रण पूछता है, ये मिश्रण पूछ देता है। निम्नलिखित में से कभी इनका परसेंटेज कम कर दे, कभी ज़्यादा याद रखना है। जब 60% सिलिकेट मिला होगा किसी मिट्टी में और 15% लोहा मिला होगा और 25% एल्युमिनियम मिला होगा, जिस मिट्टी में मात्रा माई जाएगी उस मिट्टी को क्या बोलेंगे? मृत्तिका मिट्टी बोलेंगे। यह मिट्टी क्या होती है? रेंगन मिट्टी के समान दिखती है, यानी चिकनी होती है, रेंगन मिट्टी के समान चिकनी होती है। अगर इस मिट्टी में लिखा है, अगर इस मिट्टी में जल की मात्रा बढ़ा दे तो यह अत्यधिक चिकनी हो जाती है, यानी एक गोंद की तरह कार्य करने लगती है। यह पश्चिमी जिलों पर मिलेगी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर मिलेगी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में मिट्टी का अपरदन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी का अपरदन, मिट्टी के कटाव, अपरदन का शब्द है। अभी मैंने अपक्षय बताया, अपक्षय क्या था? बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इन सबसे। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्षय क्रिया है, कौन सी अपरदन क्रिया है, कौन सी निक्षेपण क्रिया है, कौन सी निक्षेपण क्रिया है? ये 3-4 पॉइंट पूछता है। तो मैंने अपक्षय बताया पदार्थों का, यानी बहुत सारे पदार्थ हैं उनके विभिन्न भिन्न कणों में टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अपरदन क्रिया क्या होती है? अपरदन क्रिया क्या होती है? अपरदन एक तरह से परिवहन क्रिया है, यानी मिट्टी को काटने का, मिट्टी जो कट जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जब नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ से मिट्टी कट जाती है, यानी अपक्षय हो जाती है। ये अपक्षय मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाने की क्रिया क्या बोलते हैं? अपक्षय मिट्टी यानी जो टूटी कटी फटी मिट्टी है, उस मिट्टी को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। और इसीलिए मृदा अपरदन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली क्रिया क्या करते हैं? अपरदन बोलते हैं, अपक्षय नहीं बोलते, क्या बोलते? अपरदन। अपक्षय क्या होता है? मिट्टी के टूटने। अपरदन क्या होता है? मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया। तो वही लिखा है, मिट्टी को कटने या बहने या उड़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उड़ाकर भी ले जा सकते हैं, बहाकर भी ले जा सकते हैं। उड़ाकर वायु ले जाते हैं और बहाकर जल ले जाते हैं। इसीलिए जली मृदा अपरदन और वायु मृदा अपरदन की बात कही गई है। जली मृदा अपरदन में सबसे ज़्यादा परत अपरदन होता है, यानी परतदार जिनके खेत होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस प्रकार का अपरदन मिलेगा। जो परत क्षेत्र होंगे उनमें इस प्रकार का अपरदन मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो परत अपरदन की बात कर रहे हैं। परत अपरदन को सबसे ज़्यादा किसान को इसका मौत कहते हैं, क्योंकि ये परतदार अपरदन मुख्यतः दिखता नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए परतदार अपरदन बोलते हैं, मुख्यतः ये दिखता नहीं है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में और इटावा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इटावा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इटावा वाले क्षेत्र में नहीं, इटावा वाले क्षेत्र में अवनाल का अपरदन होगा। इटावा वाले क्षेत्र में अवनाल का अपरदन होगा। ठीक है ना। तो याद रखें, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अवनाल का अपरदन कहाँ पर मिलेगा? इटावा वाले क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? इटावा वाले क्षेत्र में। ठीक है ना। और
जब अवनालिका अपर्दन मैंने आपको बताया तो चंबल नदी बनाती है। अवनालिका अपर्दन मुख्यतः कौन सी नदी? चंबल नदी बनाती है। और ये चंबल और यमुना के पास वाला, इसीलिए इटावा वाले क्षेत्र मिलेगा। और यह यू और वी आकार का क्या करती है? आकृति बनाती है, इसीलिए मृदा अपर्दन, ठीक, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन में क्या होगा? गर्मी के महीनों में ये होती है। वायु गर्मी के महीनों में बहुत तेज चलती है, तो मृदा अपर्दन इसके द्वारा भी हो जाता है। वायु द्वारा मृदा अपर्दन हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ दिखता है? आगरा, मथुरा और इटावा में दिखता है। इस तरह से ये बहुत छोटा वीडियो था, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके।